let's continue our second session, that is lecture number 2 of rotational motion. Now in this particular lecture we will be covering some important topic like parallel axis theorem and perpendicular axis theorem and their application. Apart from that, we will be seeing conservation of angular momentum. So let's begin with the important concept of an important derivation, you can say, known as parallel axis थियरम. देखो ये थियरम का डेफिनेशन ना बहुत बड़ा है, मतलब इफ़ यू वांट टू स्टेट दिस पर्टिकुलर थियरम तो डेफिनेशन गंदा लगेगा, बड़ा लगेगा. सो हम क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला को याद करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला वी विल ट्राई टू फ्रेम इट्स डेफिनेशन. ओके, अभी कैसे करेंगे देखो. पहली बात तो ये थियरम क्या बोलता है वो समझते हैं. मान के चलो मेरे पास एक बॉडी है कुछ इस तरह से, है कि नहीं, एंड इसका एक एक्सिस है जो ऐसे पास होता है. इस बॉडी रोटेट कैसे होगी, फिर ऐसे रोटेट होगी. व्हाट इफ द एक्सिस चेंज लाइक दिस, मतलब समझो ये बॉडी है और अभी एक्सिस इधर आता है तो बॉडी का रोटेशन ऐसे ही होगा, बट रोटेशन का सेंस चेंज हो रहा है. क्यों ना हम लोग एक थोड़ी दूसरे टाइप की बॉडी कंसिडर करें. हम लोग ऐसे एक बॉडी लेते हैं सिलेंड्रिकल. जब एक्सिस इसके सेंटर से पास होता है तो बॉडी कुछ इस तरह से रोटेट होती है, राइट, या फिर इस तरह से, डिपेंडिंग अपॉन टॉर्क कौन से डायरेक्शन में लगाया तुम लोगों ने. बट व्हाट इफ आई चेंज दिस एक्सिस टू अ न्यू एक्सिस लाइक दिस, मतलब ये ब्लू वाला दिख रहा है, अभी ये वाला एक्सिस है, तो अभी जो बॉडी तुम्हारा रोटेट होगा वो कुछ ऐसे रोटेट होगा या फिर ऐसे रोटेट होगा. देख रहे हो, तुमने बेसिकली बॉडी का पूरा रोटेशन ही चेंज कर दिया. तो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ एक्सिस यू कैन चेंज हाउ द योर बॉडी विल बी मूविंग, हाउ योर बॉडी विल बी रोटेटिंग. अभी यही चीज़ हमको थियरम के थ्रू करनी है. मतलब समझो ये पर्टिकुलर एक्सिस मुझे अगर नए लोकेशन पे शिफ्ट करनी है पैरेलली तो मैं यूज़ करूँगा पैरेलल एक्सिस थियरम. बट यही एक्सिस अगर मुझे परपेंडिकुलरली शिफ्ट करनी है, जैसे कि ऐसे ये है ना, एक एक्सिस ऐसे हुआ, दूसरा एक्सिस ऐसे, दोनों कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम. ये और ये क्या हुआ, पैरेलल थियरम, है कि नहीं. तो व्हाई डोंट वी बिगिन दिस पर्टिकुलर थियरम. ओके, तो उसके लिए हमें पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाना है तो एक रिजिड बॉडी तो लगेगी. तो लेट्स क्रिएट वन rigid body, and we have created one rigid body. Then next there will be a center, है ना, सेंटर ऑफ मास जिसको हम लोग बोलते हैं. तो क्यों ना हम लोग सेंटर ऑफ मास क्रिएट करें. सो दिस इज आवर सेंटर ऑफ मास, एंड थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस पास होता है हम उस एक्सिस को बोलते हैं IC, है कि नहीं. तो ये हुआ तुम्हारा IC. अभी विजुअलाइज करते हैं कि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ C, और इस पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना है टू अ न्यू लोकेशन, है ना, या फिर इस एक्सिस को मुझे शिफ्ट करना है टू अ न्यू लोकेशन. मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली इस एक्सिस को दूसरे लोकेशन पे कॉपी करने वाला हूँ. तो समझो कि वो लोकेशन ये वाला है. सो दिस इज़ योर न्यू पॉइंट O, जहाँ पे तुम्हें एक्सिस को ट्रांसफ़र करना है. याद रखो एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट पे एक ही एक्सिस हो सकता है, बट यहाँ पे हम लोग डायग्राम में इसको प्रूव करते वक्त दो एक्सिस बता रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि एक रोटेशन के लिए दो एक्सिस होंगे. रोटेशन तभी पॉसिबल होगा जब एक एक्सिस एग्जिस्ट होगी. तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दूसरा वाला एक्सिस बनाने वाला हूँ. सो लेट्स मेक दिस अदर एक्सिस एंड देन इट विल गो लाइक दिस. ऐसा कुछ करके IO ये एक्सिस भी बन चुका है अपना. सो दिस इज़ आवर पॉइंट O. अभी देखो ध्यान से क्या होने वाला है. लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस विच विल बी परपेंडिकुलर, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस विल बी H.
अब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर कैसे हुआ, वही बुक वाला कंसेप्ट समझो, तुम्हारे बुक से दो एक्सिस बाहर की तरफ आ रहे हैं, एक ये है एक ये है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे होगा, परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस हुआ परपेंडिकुलर। सेकेंड चीज़, लेट्स विजुअलाइज अ पार्टिकल जिसका मास होगा p। तो यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल p लेंगे जिसका मास होगा dm, छोटा मास dm। ऑब्वियसली अभी देखो यहाँ पे फिर dm का कंसेप्ट आया, तो कौन सा कंसेप्ट आने वाला है इसके बाद, इंटीग्रेशन का, है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, o से p को ज्वाइन करने वाले विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। लेट्स से ये मैंने ज्वाइन कर लिया। ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम बुलाएंगे आर ओ, क्योंकि ओ और पी को ज्वाइन कर रहा है, बराबर कि नहीं। सेकेंड चीज़, एक और लाइन ज्वाइन करता है ओ एंड सी एंड पी को, कर लिया ज्वाइन। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे आर सी। तो ये डायग्राम अपना रेडी हो गया। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और एक चीज़, इस रिजिड बॉडी को थिकनेस बनाएंगे। अब तक जितने भी डेरिवेशन किए थे हम लोगों ने, उसमें जो भी बॉडी थे वो थिकनेस वाले थे, मतलब उनके पास ये ऐसा कुछ हैचिंग था। अगर प्रीवियसली मैंने नहीं बनाया तो भी तुम लोग बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, तो उसमें जो बॉडी था उसमें भी हैचिंग होना ज़रूरी है। हैचिंग का मतलब क्या होता है, दैट पर्टिकुलर बॉडी हैज़ सम काइंड ऑफ थिकनेस। तो ये बॉडी भी कैसे है, थिकनेस में वाली है। अभी देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, पहले थियरम बताता हूँ, फिर स्टेटमेंट बताता हूँ, फिर डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने क्या किया, मैंने एक रिजिड बॉडी लिया, इस रिजिड बॉडी के सेंटर से जो एक्सिस पास होता है उसको आई सी बोला। इस पर्टिकुलर सी का एक्सिस आपको चेंज करके नए लोकेशन पे ओ पे भेजना है। लेट्स कॉल दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज आई ओ, बराबर। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोला h। फिर मैंने ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर है, बराबर। फिर मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया p, उसका मास लिया dm। अभी इस p पार्टिकल से c का डिस्टेंस rc बोला और p पार्टिकल से o का डिस्टेंस ro बोला। ये चीज़ें समझ रही है। अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना है, इजी वाला कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे हम लोग, लेट्स डू इट। सो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक्सटेंड करेंगे OC को। सो लेट्स एक्सटेंड OC एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू OC। मतलब ये जो दिख रहा है OC, इसको पहले हमें एक्सटेंड करना है, तो मैंने किया एक्सटेंड। एंड फिर क्या करूँगा मैं, ये जो P दिख रहा है उससे नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। सो दिस इज़ आवर परपेंडिकुलर। लेट दिस डिस्टेंस भी, ये जो दिख रहा है C से लेके D तक, मैंने इसको D एज्यूम किया, C से लेके D तक जो भी डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज़ नथिंग बट x। तो अभी डायग्राम अपना रेडी हो गया अच्छे से। अभी डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। कैन यू सी द ट्रायंगल OPD, इजंट इट अ 90 डिग्री ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू साइड का स्क्वायर, उनका एडिशन। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बट उसके पहले कौन से ट्रायंगल में, फ्रॉम ट्रायंगल OPD। तो पाइथागोरस यूज़ करते हैं अभी। तो मुझे क्या मिलेगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। कैसे आया, रीज़न क्या था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं। अभी क्या करते हैं, कैन यू स्पॉट दिस OD, दिस OD इज एडिशन ऑफ OC एंड CD, है कि नहीं। तो अभी मुझे देखो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा OP स्क्वायर विच इज इक्वल टू OC प्लस CD द होल स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। अभी देखो क्या होने वाला है, OC प्लस CD स्क्वायर दैट इज A प्लस B का स्क्वायर। कैसे होता है A प्लस B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, जो पहले ही था बचा हुआ था।
देन आई रियलाइज, जब मैं देखता हूँ कि ये दिखा तुम लोग को सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ये तो अपने आप एक पाइथागोरस क्रिएट कर रहा है ना, विच वुड बी नथिंग बट इक्वल टू सी पी स्क्वायर। देखो फिर से, सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू सी पी का स्क्वायर। तो I can do it like this. Now this particular thing is equal to PC square. कैसे? पाइथागोरस के थियरम से। तो यूजिंग पाइथागोरस, तो मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट अभी चेंज हो जाएगा। मुझे यहाँ मिलेगा OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस PC स्क्वायर। अभी थोड़ी सी हेल्प करो मेरी, और हम लोग अलग अलग नाम देते हैं इसको। OP दिख रहा है तुम लोग को, OP उसका घर वाला नाम क्या है, RO है। OC दिख रहा है, उसका घर वाला नाम क्या है, H है। फिर तुम लोग को CD दिख रहा है, उसका घर वाला नाम X है। PC दिख रहा है, उसका घर वाला नाम RC है। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँगा। OP के जगह RO स्क्वायर, OC के जगह H स्क्वायर प्लस 2OC तो H था, CD तो X था, प्लस PC स्क्वायर वुड बी RC स्क्वायर। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं अपने हिसाब से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, RO स्क्वायर लिखने वाला हूँ, देन RC स्क्वायर लिखने वाला हूँ, देन H स्क्वायर लिखने वाला हूँ प्लस 2HX। अभी इसके बाद जो भी चीज़ आती है ना, वो एंड रिजल्ट को याद करके करते हैं। मतलब हम लोग ना जो अपने पास इक्वेशन है उसको मॉडिफाई करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन में क्या करने वाला हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग बाय DM ऑन बोथ साइड्स। तो मैं दोनों बाजू मल्टीप्लाई बाय DM करूँगा। ऑब्वियस है, अभी ये DM हर एक साइड को जाएगा, तो मुझे कैसे मिलेगा इक्वेशन, मुझे मिलेगा RO स्क्वायर DM इक्वल टू RC स्क्वायर DM प्लस H स्क्वायर DM प्लस 2HX DM। सर बट ये DM मल्टीप्लाई करने के बाद तो डेरिवेटिव हो गया ना। हाँ बिल्कुल, अभी डेरिवेटिव को सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करके। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बोथ साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन को मैं फिर से यूज करने वाला हूँ। व्हाई डोंट आई कॉपी इट, ओके। फिलहाल के लिए तो इसको इधर ही रखते हैं। सो जैसे मैं बोल रहा था कि हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। सो लेट्स डू इट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो पहले इक्वेशन को पेस्ट करते हैं, देन इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेट 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 इंटीग्रेट। बट देन डू यू रियलाइज दैट जो मैंने तुमको सिखाया था कंटिन्यूअस सिस्टम, है ना, 2 सिस्टम सिखाए थे, एक चावल सिस्टम था, एक पेस्ट सिस्टम था। पेस्ट सिस्टम मानी कंटिन्यूअस सिस्टम। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो वो कंटिन्यूअस सिस्टम का फॉर्मूला ऐसे था ना, R स्क्वायर DM, याद है। तो यहाँ पे भी देखो क्या फॉर्मूला है, R स्क्वायर DM। यहाँ पे क्या है, RC स्क्वायर DM। RO ना, RO, बट RO किसके बीच का डिस्टेंस है, O और P के बीच का, और O से कौन सा एक्सिस पास होता है, IO। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ RO स्क्वायर DM इज नथिंग बट IO। सेम लॉजिक में इंटीग्रेशन ऑफ RC स्क्वायर DM वुड बी IC। तो ये चीज़ें अपने आप मॉडिफाई होती जाएंगी। कैसे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ RO स्क्वायर DM हो जाएगा IO, इंटीग्रेशन ऑफ RC स्क्वायर DM हो जाएगा RC। अभी देखो ध्यान से, H ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 एक्सिस के बीच का, जो कांस्टेंट रहेगा। एक बार तुम लोगों ने एक्सिस शिफ्ट कर दी तो कैन यू टेक दिस पर्टिकुलर H स्क्वायर कांस्टेंट, हाँ आ गया। व्हाट इज देन बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ DM प्लस, फिर यहाँ पे भी तो 2H कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन X DM, क्योंकि H क्या है, H तो नंबर है। अभी रही बात ये वाली, कैन यू सी इंटीग्रेशन ऑफ DM, मतलब छोटे छोटे मास को अगर तुम लोग मिलाते जाओगे तो क्या मिलेगा, बड़ा मास, दैट इज टोटल मास, राइट। एंड ड्यू टू सम वेरी इंटरेस्टिंग रीज़न ये जो क्वांटिटी है ना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ X DM,
ये ज़ीरो होती है। वो रीज़न मैं बता नहीं वाला हूँ, बट थोड़ा मॉडिफाई करके इक्वेशन लिखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, IO इज इक्वल टू IC प्लस DM का क्या होता है, M होता है। सो वी गेट IC प्लस MH स्क्वायर प्लस ज़ीरो। सो वी गेट IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ये हुआ तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थियरम। देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अभी ये रीजन समझो कि वाई, क्यों मैंने इस x को ऐसा कंसिडर किया। तो अगर तुम लोग याद करोगे तो ये जो x था, ये x डिस्टेंस था फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो जब मैं इसको x को कंसिडर करता हूँ और इस मास को लेता हूँ तो मैं एक मोमेंट लेता हूँ। ओके, अभी तुम लोग बोलोगे हाँ सर मोमेंट में तो फोर्स होता है, बट कभी कभी मास मोमेंट करके भी कंसेप्ट आता है, समझ रहे हो। एरिया मोमेंट होते हैं, मास मोमेंट होते हैं। वैसे यहाँ पे जो मोमेंट हम लोग ले रहे हैं वो मास और डिस्टेंस के बीच में है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज मास मोमेंट इनर्शिया। ओके, और ये जो मास मोमेंट होता है अगर वो सेंटर ऑफ मास से होके जाता है, सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करके लेते हैं, तो उसका आंसर आता है ज़ीरो। आंसर क्या आता है, ज़ीरो। तो रीज़न ये लिखोगे तुम लोग कि since sum of mass movement about center of mass, देखो सम की बात हो रही है, टोटल सम करोगे ना तो एक पॉजिटिव हो जाता है एक नेगेटिव हो जाता है, और दैट एट एंड कैंसिल कर देते हैं वो। सम ऑफ मास मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट ज़ीरो। तो ये मेरे को मिला पैरेलल एक्सिस थियरम। अभी मैंने बोला था तुम लोग को कि मैं फॉर्मूला पहले लिखेंगे एंड देन उसको डिफाइन करना सीखेंगे। तो फॉर्मूला कैसे होता है, देखो, isn't IO moment of inertia about any other point, IC moment of inertia about the point about the axis when axis passes through center of mass, M mass of object and H is the distance between two parallel axes। तो स्टेटमेंट देखो कैसे होता है, मॉडिफाई कैसे होता है। इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ, बीच में प्लस आ रहा है, सम आ गया, तो दैट इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं। तो ये IC क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कब, जब एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। एंड देन प्रोडक्ट, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना M एंड H के बीच में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अभी मैं लिखते जाता हूँ, लिखते लिखते तुम लोग इसको कंपेयर करते जाना। ओके, सो व्हाट डज इट स्टेट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इट स्टेट्स that moment of inertia of a body about any axis is equal to sum of its moment of inertia, okay, about a parallel axis passing through its center of mass, है ना, passing through its center of mass and product of, किसका प्रोडक्ट दिख रहा है तुम लोगों को, mass of the object and square of perpendicular distance between two parallel axes। समझ रहे हो, ये था तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट थियरम, पैरेलल एक्सिस थियरम। ओके, अभी जैसे पैरेलल एक्सिस थियरम होता है वैसे अगर किसी का मूड हो गया और उसको परपेंडिकुलरली एक्सेस ट्रांसफ़र करनी है, सो हाउ कैन यू डू दैट। तो देखो चीज़ें बहुत सिंपल है, पैरेलल एक्सिस से कंपेयर करोगे ना तो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। सो लेट्स डू परपेंडिकुलर
एक्सिस थियरम। अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एक ही प्रॉब्लम है कि ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ प्लेन लैमिना के लिए, यानी ऐसे बॉडीज़ जिसका थिकनेस ही नहीं होता, चपटे बॉडीज़ हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो अभी प्लेन लैमिना के लिए एक बॉडी क्रिएट करते हैं। सो वी गेट समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा डायग्राम भी अच्छा हो जाए। ओके, बन गया। देन वी हैव टू मेक एक्सेस ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, राइट। तो क्यों ना हम लोग 3 एक्सेस क्रिएट करें। एक एक्सेस कुछ इस तरह से जा रहा है, एक एक्सेस इस तरह से जा रहा है, और एक एक्सेस ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, दिस पर्टिकुलर एक्सेस इज एक्स, उन्होंने बोला इसलिए, ये है वाई, ये है जेड। देखो तुमको चाहिए ना तो एक्स एक्सिस इधर भी लिख सकते हो, देयर इज़ नो इशू, बट जेड एक्सिस हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तुम लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो तीनों एक्सिस है वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब जेड वाई के साथ भी परपेंडिकुलर है एक्स के साथ, एक्स वाई के साथ भी परपेंडिकुलर है जेड के साथ, ऐसे। मतलब बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि ये सारी जो चीज़ें हैं या फिर ये जो सारे एक्सिस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कंडीशन होना ज़रूरी है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, भूलना नहीं है ये कंडीशन। ओके, तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट वुड बी, कैन आई कॉल इट एज आई एक्स। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के साथ होगा कैन आई कॉल इट एज आई वाई। जो मोमेंट ऑफ जेड एक्सिस के साथ होगा कैन आई कॉल दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज आई जेड। अभी क्या करते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे। ओके, जैसे हमने वहाँ पे भी एक पार्टिकल कंसिडर किया, यहाँ पे भी एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे। सो व्हाई डोंट आई कंसिडर अ पार्टिकल समवेयर अलोंग हेयर, दैट इज पार्टिकल P हैविंग मास dm। देखा, अभी देखो क्या होने वाला है, मैं इस पर्टिकुलर P पॉइंट को अपने अलग अलग एक्सिस के साथ ज्वाइन करता हूँ। क्यों ना इस Z एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, बट दैट वुड मेक द डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको बाद में एक्सटेंड करते हैं। तो अभी देखो क्या करेंगे, P को ज्वाइन करेंगे अलग अलग डिस्टेंसेस के साथ। तो पहला देखो P ज्वाइन करते हैं Z एक्सिस के साथ, किया मैंने Z एक्सिस के साथ। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है और ये हो जाएगा R, आई एम कॉलिंग इट R। लेट्स ज्वाइन इट विद द Y एक्सिस ऑल्सो। Y एक्सिस को भी परपेंडिकुलरली ज्वाइन करना है मेरे को। सो दिस इज माई परपेंडिकुलर, दिख रहा है परपेंडिकुलरली कैसे है वो। देन नेक्स्ट X एक्सिस को भी परपेंडिकुलरली ज्वाइन करना है मुझे। ओके, सो दिस इज व्हाट आई गेट एज परपेंडिकुलर। सो ये हो गया R, फिर ये हो गया X, फिर ये हो गया Y, है ना। अभी बोलोगे कि ये डिस्टेंस x क्यों है, तो देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है कैलकुलेट करना चाहूँगा, तो एज दिस इज़ माई x एक्सिस, ये जो छोटा डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है x एक्सिस है, तो उसके सामने वाला डिस्टेंस भी क्या हो रहा है x एक्सिस। अभी ये विजुअलाइज करो, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अवर y एक्सिस, तो उसके सामने वाला डिस्टेंस भी क्या हो गया y एक्सिस। सो वी गेट समथिंग लाइक दिस x x y y। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो ये तुम्हारे सारे डिस्टेंस तुम लोग को मिल गए। अभी क्या करना है, सिंपल सा थियरम अप्लाई करना है एकदम ईजी वे में। कोई भी एक ट्रायंगल चूज़ कर दो, बट ट्रायंगल चूज़ करने के लिए उसका नामकरण विधि होना ज़रूरी है। तो क्यों ना मैं इसको O कंसिडर करता हूँ, इसको P कंसिडर करता हूँ और इसको M कंसिडर कर सकता हूँ। अभी क्या तुम लोग को ट्रायंगल OPM दिख रहा है, तो मुझे अगर वो दिख रहा है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम ट्रायंगल OPM। और ट्रायंगल OPM लेके कौन सा थियरम यूज़ करना है, पाइथागोरस थियरम। सो लेट्स यूज़ दैट, यूजिंग पाइथागोरस थियरम। तो पाइथागोरस थियरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, अपने केस में हाइपोटेनस R हो जाएगा। सो विल गेट समथिंग लाइक दिस, दैट इज R इज इक्वल टू R स्क्वायर विल बी इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, बराबर ना। क्या मिला, R स्क्वायर विल बी इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत सिंपल सा स्टेप है जो हमने वहाँ पे भी किया था। हमने क्या किया था, मल्टीप्लाइंग बाय DM एंड देन उसके बाद इंटीग्रेट किया था। तो यही स्टेप यहाँ पे भी करेंगे, हम लोग करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय DM एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, इंटीग्रेशन R स्क्वायर DM
विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम। एंड देन आई रियलाइज कि इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम ये तो फिर कंटिन्यूस सिस्टम आ गया, वो तो आने वाला है था क्योंकि मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव जो किया था, तो डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेट आने वाला है। अभी देखो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, ये आर किसके बीच का डिस्टेंस है, कौन सा एक्सिस के बीच का, तो जेड एक्सिस और पी के बीच का डिस्टेंस है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया आई जेड, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। फिर देखो y किसके बीच का डिस्टेंस है, तो y डिस्टेंस है p पॉइंट का और किसके बीच का, x एक्सिस के बीच का। तो x और p के बीच का डिस्टेंस y है, इसीलिए ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम वो चेंज हो जाएगा आई एक्स में। सेम लॉजिक में अगर तुम लोग x देखोगे तो x किसके बीच का डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है y एक्सिस और p के बीच का। सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, दैट इज आई एक्स प्लस आई वाई, एंड हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कितना इजी है देखो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। एक चीज़ नोटिस की होगी तुम लोगों ने कि जब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करता था तो एक टाइम पे मेरे 2 एक्सिस आते थे, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में एक टाइम पे 3 एक्सिस का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ व्हाट योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लुक लाइक। अब इसका स्टेटमेंट भी तो लिखना पड़ेगा अपने को। देखो स्टेटमेंट बहुत ईजी है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मैं एक बार डिक्टेट करता हूँ फिर बोलता हूँ। द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अभी देखो विजुअलाइज करो कि ये बॉडी है, हाँ ये बॉडी जहाँ पे लेटा है ना, वो जो प्लेन पास हो रहा है ना, जहाँ पे बॉडी लेटा है उससे, उस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ द बॉडी। और अपना जो जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस वो उस प्लेन को छेद के ऊपर आ रहा है, उसके बाहर आ रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। बट बाकी के जो 2 एक्सिस है उस वो प्लेन को पैरेलल जाते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उस प्लेन को कैसे जाते हैं, पैरेलल। तो अभी देखो थियरम क्या स्टेट करता है, दिस थियरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। क्योंकि z को परपेंडिकुलर क्या है म्यूचुअली, एक x एक्सिस है और y एक्सिस है। खाली तुम लोग को सम बोलना है तो स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा। क्यों ना हम लोग इसका स्टेटमेंट भी लिखे अभी। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम states that moment of inertia of a plane lamina, लैमिना बोला है, लैमिना मतलब वो लैमिना छोड़ दो, लैमिना मतलब सरफेस हुआ, प्लेन याद रखो, प्लेन मतलब इसको कोई थिकनेस नहीं है, अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertia about 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। और एक वर्ड है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब तीनों के तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने चाहिए या फिर एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस विच आर कॉन्करेंट, जैसे यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो ये तीनों एक्सिस ओ पॉइंट से पास हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ओ पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं, इसी को हम बोलते हैं कॉन्करेंट। एंड दिस इज हाउ योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज आल्सो ओवर। आई होप तुम लोग को पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अंडरस्टैंड हो चुका है। अभी जैसे ही हम लोग को पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अंडरस्टैंड हो चुका है, क्यों ना हम लोग इसका एप्लीकेशन करें।
Okay, so the next topic is application of parallel and perpendicular axis theorem. अभी देखो कैसे करना है इसको। तो पहली बात तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ रिंग। तो पहला केस क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which passes through circumference of the ring and is perpendicular to the plane. ओके तो अभी ये अपने को क्वेश्चन दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। तो पहली चीज़ याद करो कि रिंग होती कैसे है। रिंग कुछ इस तरह से दिखती है कि नहीं। तो रिंग कुछ इस तरह से दिखती है। अभी ऑब्वियसली थिकनेस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अभी ये अपना रिंग हो गया है। हाँ, तो रिंग का जब एक्सिस सेंटर से पास होता है तो हम उसको बोलते हैं आई सी। ये सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है ना, ये सी पॉइंट से एज इट इज़ पास हो रहा है, हम लोग इसको बोलते थे आई सी। याद आ रहा है। और इस आई सी का मैंने तुम लोग को शॉर्टकट ट्रिक बोला था, हम लोग लिखते थे आई सी इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, है ना। और के रिंग के लिए कितना होता है आर, तो के जगह आर पुट किया तो आई गेट आई सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अभी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है, आई सी तो तुम लोग को पहले ही पता है। तुम्हें एक नया एक्सिस चाहिए जो सरकमफेरेंस से पास हो और प्लेन को परपेंडिकुलर हो। अभी प्लेन कैसा, तो प्लेन, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर प्लेन, जो आई सी है ना, आई सी वो भी अपने प्लेन को परपेंडिकुलर ही जा रहा है। तो एक और एक्सिस होगा जो अपने प्लेन को परपेंडिकुलर जाएगा और सरकमफेरेंस को टच करेगा। तो मैं वो एक्सिस अभी बनाने जा रहा हूँ। तो क्यों ना मैं वो एक्सिस ले लूँ, जैसे कि ये पॉइंट से पास हो रहा है। लेट्स से दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज़ ओ एंड इट इज़ पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ओ पॉइंट से पास होने वाला है ऑब्जेक्ट, लेट्स डू इट। एंड वी गेट समथिंग लाइक दिस, मिला। अभी इसके बाद इसको आई ओ बोलेंगे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पर्टिकुलर एक्सिस, मतलब ये जो डिस्टेंस दिख रहा है दोनों के बीच में, ये सी को थोड़ा हटाते हैं इधर से। लेट्स राइट सी ओवर हियर, सी ओवर हियर, and the distance between these two particular axes if you observe carefully is nothing but radius। अभी यहाँ पे रिंग का थिकनेस तुम लोग को ज़्यादा दिख रहा है, बट ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि तुम लोग उसको कंसिडर करो। सो कैन यू से दैट h इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स जितना रेडियस है उतना ही h है। एज दिस टू एक्सिस आर विच काइंड ऑफ एक्सिस, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, राइट। सो यू कैन से दैट यूजिंग पैरेलल एक्सिस थियरम। तो पैरेलल एक्सिस थियरम क्या बोलता है, कुछ इस तरह से ना, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो याद करो ज़रा, आई सी जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला एम आर स्क्वायर है, तो मैं इसके जगह एम आर स्क्वायर लिखूँगा, एम लिखूँगा, एच के जगह क्या लिखूँगा आर। ये देखो एच के जगह क्या आया है, अपना आर आया है, तो मुझे मिलेगा प्लस एम आर स्क्वायर। सो व्हाट विल बी योर आई ओ, आई ओ वुड बी इक्वल टू ट्वाइस द एम आर स्क्वायर। मिला कि नहीं। तो ये ऐसे टाइप में हम लोग एक्सिस में थियरम अप्लाई करते हैं। क्यों ना हम लोग नया थियरम ले। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक शॉर्टकट करता हूँ, मैं इस रिंग को कॉपी करता हूँ, बार बार कौन बनाएगा।
नाउ लेट्स टेक एक सेकेंड केस दिया है जहाँ पे तुम लोगों को बोला है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस about an axis when axis passes through the diameter of the ring. Passes through diameter of the ring. तो अभी देखो कैसे होने वाला है. सेम चीज़ पहले रिंग बनानी पड़ेगी, तो मैंने रिंग बना ली है. ओके, अपना रिंग रेडी है. अभी रिंग में एक चीज़ समझ लो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, H=R की. अभी एक चीज़ समझ लो कि तुम्हारा जो एक्सिस है, जो तुम लोग को फाइनल एक्सिस है, वो डायमीटर से पास हो रहा है. दैट मीन्स अभी विजुअलाइज करो, डायमीटर अगर मैं लूँगा रिंग का, तो रिंग का डायमीटर कुछ इस तरह से दिखेगा, है कि नहीं. तो रिंग का रोटेशन कैसे होने वाला है. अभी रिंग ऐसा गोल घूमेगा ना, ऐसा. पहले केस में जब आईसी था तो कैसे घूमता था, ऐसे घूमता था, है कि नहीं. अभी कैसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा रिंग, क्योंकि अभी अपना नया एक्सिस चेंज हो चुका है ना. बट इफ़ यू नोटिस वन थिंग, देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ, अरे यार, ये तो एक दूसरे को कैसे एक्सिस परपेंडिकुलर है. तो कौन सा थियरम है मेरे पास अवेलेबल परपेंडिकुलर के लिए. एक ही तो थियरम अवेलेबल है सर, एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम. सो लेट्स यूज़ इट यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम. ये परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम क्या बोलता है, कुछ इस तरह से, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, है कि नहीं. आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. तो अभी मेरे पास कौन से एक्सिस अवेलेबल है. ओके, हम लोग उसी के साथ खुश रहते हैं, वी वोंट चेंज इट. सो एक एक्सिस तो अपने पास ये वाला अवेलेबल है, जो पहले ही था, आईसी से पास होने वाला है, इजंट इट. आई जेड बेसिकली जो परपेंडिकुलर होता है, प्लेन को बाहर की तरफ आता है, उसी को हम लोग आई जेड बोलते, तो आई सी हो गया. इसको हम लोग एक्स बोलते थे, तो ये आई एक्स हो गया. सर बट ये आई वाई का क्या करें. मतलब आपने बोला था परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम जब अप्लाई करते हैं तो एक टाइम पे 3 एक्सिस की ज़रूरत होती है. अभी अपने पास सिर्फ 2 एक्सिस अवेलेबल है, तो तीसरा एक्सिस को कहाँ से लाए. तो तीसरा एक्सिस लाने के लिए हम ये कर सकते हैं, हम लोग एक और एक्सिस डायमीटर से पास कर सकते हैं. चलेगा ना, क्योंकि देख, ये भी डायमीटर से पास हुआ, ये भी डायमीटर से पास हो गया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, क्योंकि रोटेशन जिस टाइप का देगा, इवन दो देखने में अलग लगेगा, बट इट विल बी ऑफ सेम टाइप. हाँ, तो अभी यहाँ से मैं एक और एक्सिस पास करने वाला हूँ सेंटर से, हो गया ये. और ये एक्सिस को हम बोलेंगे आई वाई. मिल गए ना मेरे को 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. बट एक चीज़ नोटिस की तुम लोगों ने, ये आई एक्स तो आई डी था ना, और ये आई वाई भी तो आई डी ही है ना. तो क्या मैं ये वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ. ये डायग्राम को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, डायग्राम को. तो क्या मेरा थियरम अभी मॉडिफाई होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा. आई जेड के जगह आई सी आएगा, आई एक्स के जगह आई डी आएगा, आई वाई के जगह आई डी आएगा. सो यू कैन से दैट आई सी विल बी इक्वल टू 2 times आई डी. Therefore you can conclude that ID would be IC divided by 2. ये रहा तुम्हारा एंट्रांस का फॉर्मूला. मोस्ट ऑफ द केसेस में ID इज इक्वल टू IC/2 वर्क कर जाता है. जैसे कि रिंग है, जैसे कि डिस्क है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, सॉलिड सिलेंडर है, जिसके लिए ID इज इक्वल टू IC/2 वर्क हो जाता है. ओके, तो तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, बार बार ये स्टेप्स करते नहीं रहोगे. तुम लोग डायरेक्टली ID का फॉर्मूला याद करोगे, इट इज़ IC डिवाइडेड बाय 2, और स्टोरी ख़त्म हो जाएगी. बट याद है रिंग का आईसी का फॉर्मूला क्या था, वो था mr². तो जब तुम लोग उसको पुट करते हो तो तुमको मिलता है ID इज इक्वल टू mr²/2. दिस वॉज द फॉर्मूला यू आर लुकिंग फॉर. समझ गए. अभी दूसरा एक और कंडीशन करते हैं. इसमें क्या करेंगे हम लोग, थर्ड वाला केस लेते हैं. फाइंड moment of inertia for a ring when axis passes through
द सर्कमफेरेंस and is parallel to plane। देखो एक सर्कमफेरेंस वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, बट वहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, अभी यहाँ पे है पैरेलल टू द प्लेन। अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, पैरेलल टू द प्लेन के लिए कैसे करेंगे, तो पहली बात तो रिंग कंसिडर करना पड़ेगा, तो अपने पास तो रिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। सेकेंड चीज़, ये आईसी जो है ना वो अभी अपने कुछ काम का नहीं है, क्योंकि देखने जाओगे ना तो आईसी परपेंडिकुलर टू प्लेन आता है। ये जो है ना ये आईसी ऊपर जाने वाला, और अपना प्लेन कैसे है, अपना प्लेन ऐसे है ना, हमें पैरेलल एक्सिस चाहिए प्लेन को। दैट मीन्स द एक्सिस शुड बी पासिंग लाइक दिस। 3D में विजुअलाइज करो तो ये अगर कंसिडर करता हो, चलो रेड पेन से बना ही लेते हैं, जो अपना 2 फाइंड होता है कि नहीं, तो समझो ये वाला एक एक्सिस मैंने ले लिया है। हाँ, दिस इज़ अवर आई ओ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को निकालना है। प्रॉब्लम ये है कि अपने पास आईसी अवेलेबल है, बट आईसी हुआ ये और आईओ हुआ ये, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। विजुअलाइज करो, ये ऐसे है, ये ऐसे है कि नहीं, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। बट प्रॉब्लम यही है कि वो कॉन्करेंट नहीं है। ये सी से पास हो रहा है, ये ओ से पास हो रहा है, सी और ओ एक ही पॉइंट नहीं है। तो दैट्स वाई यू विल रिक्वायर वन मोर एक्सिस जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक एक्सिस आता है, अभी तो हमने सर आईडी यूज़ किया था ना, या फिर डायामीटर वाला एक्सिस, क्यों ना हम वो यूज़ करें। हाँ, क्यों ना कर सकते हैं, तो लेट्स यूज़ दैट एक्सिस। तो ये हुआ डायामीटर से पास होने वाला एक्सिस आई डी। डू यू रियलाइज वन इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो आई डी है और ये जो IO है, दोनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है कि नहीं। सो आई कैन यूज पैरेलल एक्सिस थियरम नाउ। सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थियरम, तो क्या होगा पैरेलल एक्सिस थियरम में, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH², ऐसा होता है ना। बट अगर तुम लोग याद रखोगे तो यहाँ पे IC कुछ मायने नहीं करता। कहाँ किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, आईडी से कंपेयर कर रहे हैं ना, आईडी से यहाँ शिफ्ट करवा रहे हैं। तो आईसी के जगह अपना फॉर्मूला मॉडिफाई होके आएगा आईडी, और आईडी अभी निकाला हम लोगों ने रिंग के लिए, mr²/2 होता है प्लस m इंटू h², दैट इज़ mr²। इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो तुम लोग को मिलता है IO इज इक्वल टू sorry about that, we'll get IO is equal to 3/2 mr²। अभी ये सब चीज़ें मैंने रिंग के लिए सॉल्व की, बराबर कि नहीं। तुम लोग को यही चीज़ें सॉल्व करनी है डिस्क के लिए, मतलब सेम 3 केसेस लेने हैं एंड तुमको डिस्क के लिए इसको सॉल्व करना है। टेक इट एज योर होमवर्क। तो होमवर्क में क्या करना है तुमको, डिस्क के लिए इसको सॉल्व करना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी मैंने रिंग लिया, अभी स्पीयर लेता हूँ, स्पीयर। ओके, क्वेश्चन है और क्वेश्चन गोज लाइक दिस, फाइंड रेडियस ऑफ gyration when axis passes through, या फिर एक्सिस इज टेंजेंट टू द स्पीयर, ये करते हैं, ये बेटर हो जाएगा। एक्सिस इज टेंजेंट टू द स्पीयर। तो इसके लिए पहली बात तो हमें स्पीयर बनाने की ज़रूरत है, बराबर ना, क्योंकि एक स्पीयर लेना और स्पीयर को एक्सिस लेनी है टेंजेंट। क्यों ना हम एक स्पीयर ड्रॉ करें। सो लेट अस ड्रॉ अ स्पीयर। ओके, दिस इज़ नॉट स्पीयर, दिस इज़ अवर स्पीयर। तो ये स्पीयर बन गया। अभी स्पीयर को एक्सिस लेनी है, हाँ, जो टेंजेंशियल हो। बट टेंजेंशियल लेने से पहले अपने एक एक्सिस को हम लोग हमेशा रिस्पेक्ट लेते हैं जो सेंटर से पास होता है कि नहीं। तो सेंटर से पास जाने वाला एक्सिस मैंने क्रिएट किया है। दिस इज़ अवर एक्सिस दैट इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट C, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम IC भी बोलते हैं, है कि नहीं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और नोटिस करोगे तुम लोग, स्पीयर के लिए
जो एक्सिस सेंटर से पास होती है वही एक्सिस डायामीटर से भी पास होती है ना, क्योंकि ये देखो ये भी तो ये डायामीटर ही हुआ ना स्फीयर का, यहाँ से लेके यहाँ तक. सो यू कैन से दैट नोट, दिस इज योर नोट, यू हैव टू रिमेंबर, फॉर स्फीयर IC इज इक्वल टू ID. तो स्फीयर के लिए जो भी वैल्यू IC का होगा वही एग्जैक्ट वैल्यू होता है ID का. अभी आगे क्या करना है, आगे हमें कंटिन्यू करना है. नेक्स्ट टेंजेंट निकालनी है. तो समझो यहाँ पे एक पॉइंट है O, और इस O पॉइंट से हमें एक्सिस पास करनी है. सो कैन वी डू इट लाइक दिस. थोड़ी सी आउट जा रही है बट वी कैन एडजस्ट दैट. ओके, नाउ इट इज़ क्लोज. तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट O, और इससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास होगा वी विल कॉल दैट IO. इजंट दिस टू एक्सिस लाइक पैरेलल टू ईच अदर. जब एक्सिस पैरेलल होती है तो कौन सा थियरम यूज़ करते हैं हम लोग, पैरेलल एक्सिस थियरम. सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस theorem. So what does parallel axis theorem say? It gives a simple thing like IO is equal to IC plus mh square, है ना. अभी देखो IC मेरे को पता नहीं है स्फीयर का, बट वो तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे IC का फॉर्मूला क्या होता है, mk स्क्वायर. एंड स्फीयर के लिए k का वैल्यू √2/5 याद करने के लिए बोला था मैंने, उसका स्क्वायर करोगे तो मिलता है √2/5 का स्क्वायर 2/5, r का स्क्वायर r स्क्वायर. सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट 2/5 mr स्क्वायर एज IC. वो मैंने टेबल में भी शो किया था तुम लोगों को. तो यही IC का वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा, तो मुझे IO मिलेगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस m. अभी रही बात h की, h के बारे में कुछ नहीं पता. ऐसे कैसे कुछ नहीं पता, बहुत कुछ पता है. देखो ये हुआ तुम्हारा h जो है रेडियस जितना. तो कैन यू से इंस्टेड ऑफ h यू विल राइट इट एज r स्क्वायर. सो व्हाट इज 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर. तो ये 5 इधर जाएगा, सो वी गेट 2 + 5 दैट इज 7. तो मुझे IO का वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे IO मिलेगा 7/5 mr स्क्वायर. बट याद रखना ये तुम्हारा IO है और तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है. IO पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, बट एक तो पता है ना तुम लोग को, किसी भी I का जनरलाइज फॉर्मूला होता है mk स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में. सो आई कैन राइट दिस एज mk स्क्वायर. क्या इसको KO बोलूँ ताकि अपने पहले वाले K में और इस वाले K में कन्फ्यूजन ना रहे. सेकेंड चीज़ 7/5 mr स्क्वायर, शायद कुछ कैंसलेशन होता है. देखो m कट हो गया, स्क्वायर रूट लेने के बाद मुझे k मिलेगा, तो लेट्स टेक स्क्वायर रूट. सो आई विल गेट k नॉट एज √7/5 r. मिल गया है कि नहीं. नेक्स्ट अभी क्या करना है, हमें एक रॉड कंसिडर करना है. ओके, क्वेश्चन है फाइंड moment of inertia for a thin uniform rod when axis passes through its end. तो ऑब्वियसली अपने को थिन यूनिफॉर्म रॉड पहले बनाना पड़ेगा. थिन यूनिफॉर्म रॉड बनाते हैं. ऐसा कुछ ओके, ऐसा कुछ थिन यूनिफॉर्म रॉड बन गया है. अभी पहली बात समझो, इस थिन यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर से जब एक्सिस पास होता है, मान के चलो यहाँ से, सो वी गेट समथिंग लाइक दिस. है कि नहीं. और ये एक्सिस होता है IC. अभी IC निकालना तो सबको आता है, मैंने क्या सिखाया था फॉर्मूला, IC इज इक्वल टू mk स्क्वायर. एंड रॉड के लिए इसको मैंने बोला था L/√12, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. सो हाउ डू आई गेट माई IC एज, IC मिल जाता है
ml² बट ये तो तुम लोग को IC बोला है ना, IC मिला है। क्या चाहिए क्या? व्हेन एक्सिस पासिस थ्रू इट्स एंड, मतलब एक और एक्सिस आएगा जो इसके एंड से पास होने वाला है, कुछ इस तरह से। लेट्स से ये O से पास हो रहा है तो दिस वुड बी IO, ये C से पास हो रहा था। अगर पूरे रॉड का लेंथ मैंने L कंसिडर किया तो ये आधा डिस्टेंस हुआ L का, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस? कैन यू से दिस इज़ नथिंग बट H इज़ इक्वल टू L/2। कौन सा थियरम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? यस, एग्जैक्टली, पैरेलल एक्सिस थियरम। सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस theorem, what does this particular theorem say? It says IO is equal to IC plus MH², है कि नहीं? अभी देखो IO निकालना है, IC का वैल्यू अभी तुम लोगों ने निकाला ml²/12 प्लस H का वैल्यू क्या है L/2, उसका स्क्वायर, दैट विल बी L²/4। इफ़ यू मॉडिफाइड फर्दर, कैसे मॉडिफाई करोगे? इधर 3 करोगे, इधर भी 3 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 LCM निकालने के लिए। तो कॉमन बेस क्या आएगा? 12 आएगा, तो नीचे 12 आएगा, ऊपर क्या आएगा? 3ml² प्लस ml², 4ml²। तो दैट मीन्स 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा। सो योर फाइनल आंसर इज ml²/3। आई होप तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि अप्लाई कैसे करते हैं। अगर कोई मुझे इसका भी रेडियस ऑफ गायरेशन पूछेगा तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? सिंपल है, IO की जगह क्या पुट करोगे? mk², फिर ये m कैंसल, k का वैल्यू L/√3 आएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि तुम लोग चीज़ों को कैसे मॉडिफाई करते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अभी रही बात नेक्स्ट चीज़ की, इसको हम बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर की। तो दिस इज़ जस्ट अ नोट टाइप थिंग, मतलब बेसिकली हमने सारी चीज़ें कर ली है। मैं इसका प्रूफ नहीं बताने वाला हूँ, मैं तुम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला देने वाला हूँ। सो लेट्स से सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के ना 2 केसेस होते हैं। एक केस होता है व्हेन एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर एंड इज़ लाइक, मतलब बेसिकली ऐसे हम लोग उसको क्या बोलते हैं पता है कि परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन बोल सकते हैं, या फिर उसी के प्लेन से जाता है। मॉडिफाई करके बताता हूँ। एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर एंड इट इज़ पैरेलल टू लेंथ, मतलब उसका लेंथ जो है ना, लेंथ वो पैरेलल हो जाता है। तो क्यों ना मैं सिलेंडर क्रिएट करूँ, एक ऐसा कुछ सिलेंडर होता है ना, ओके। तो अपना सिलेंडर कुछ इस तरह से बनेगा। तो दिस इज़ अवर सिलेंडर। अभी तुमको क्या बोला है, जो एक्सिस है ना, एक्सिस वो सेंटर से पास होने वाला है। तो सेंटर यहाँ पे है, तो सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, बट उसके अलग अलग वेज भी हो सकते हैं ना, जैसे कि ये भी सेंटर से पास है, ये भी सेंटर से पास है, ये भी सेंटर से पास है कि नहीं? बट उन्होंने क्या बोला है? पैरेलल टू द लेंथ। अगर मैं सिलेंडर का लेंथ मेजर करूँगा तो क्या मैं लेंथ ऐसे मेजर करता हूँ? इजंट दिस लेंथ? तो लेंथ को पैरेलल मतलब एक्सिस कैसे जाएगा? एक्सिस कुछ इस तरह से जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं? ओके, तो ये हुआ तुम्हारा एक्सिस। अभी ये सिस्टम है ना, बिल्कुल एक डिस्क की तरह हो गया। देखो ना, अगर मैं यहाँ पे एक डिस्क बनाऊँ, ऐसा कुछ है और ऐसा है और ऐसा है जो सेंटर से पास हो रहा है, और इसी डिस्क को उल्टा कर दूँ या फिर ऐसा कुछ सुला दूँ और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, मतलब डिस्क को क्या किया मैंने? एक्सटेंड किया, एंड देन उसके बाद उसको
टिल्ट किया तो मुझे सेम चीज़ मिलती है ना। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सिस्टम का फॉर्मूला जो डिस्क का फॉर्मूला होता है उसी के जैसा हो जाता है, दैट इज़ आई सी इज़ इक्वल टू mr²/2 जो डिस्क का था। बट अगर यही तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, मतलब मैं कॉपी कर लेता हूँ स्टेटमेंट, एक्सिस पासिस थ्रू, तो दिस इज़ अवर स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट है, देखो ध्यान से, कुछ बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है। एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर एंड इट इज़ पैरेलल टू लेंथ, है ना। बट अभी वर्ड पैरेलल नहीं है, अभी वर्ड है इट इज़ परपेंडिकुलर टू लेंथ, मतलब जो भी मेरा सिलेंडर होगा उसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर जाने वाला है। तो मतलब अगर मैं इस डायग्राम को कॉपी करूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो ये जो अपना है ना, अभी जो है ना एक्सिस पास होने वाला है वो लेंथ को पैरेलल नहीं होगा, अभी वो होगा परपेंडिकुलर। तो वो परपेंडिकुलरली मतलब कैसे पास हो जाएगा, कुछ इस तरह से, राइट। तो ये हुआ तुम्हारा नया वाला एक्सिस। अभी ये एक्सिस जैसे पास हो रहा है वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, तुम लोग को इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, एंड दैट फॉर्मूला इज़ आई इज़ इक्वल टू mr²/4 प्लस ml²/12। अभी तुम लोग बोलोगे L तो दिख रहा है कि लेंथ है, व्हाट इज़ R? सो ये जो रेडियस है ना, रेडियस, दिस इज़ नथिंग बट दिस थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, दिख रहा है ये रेडियस क्या है बोल रहा हूँ मैं, हाँ, वो जो सर्कल है उस सर्कल का रेडियस कंसिडरेशन में आता है। सो दिस इज़ व्हाट योर सिलेंडर इज़। तो अपना एप्लीकेशन सेक्शन भी ख़त्म हो गया। अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट थियरम हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस थियरम को बोलते हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे पैरेलल एक्सिस थियरम इम्पॉर्टेंट था, देन एक मिनट, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम ये भी इम्पॉर्टेंट था। जस्ट लाइक दैट दिस पर्टिकुलर थियरम जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस थियरम को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी तुम बोलोगे ना कि ये सब पढ़ के मतलब फ़ायदा क्या है, मतलब रियल लाइफ में थोड़ी यूज़ होता है। अब भी जस्ट ये थियरम के बाद तुम लोग रियलाइज़ करोगे कि हाँ ये चीज़ें भी रियल लाइफ में बहुत बार यूज़ हो चुकी है, जस्ट हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हाँ ये ऐसा हो सकता है। और पता है तुम लोगों को ये सारी चीज़ें ना, बाकी के लोग जो मतलब यूज़ कर रहे हैं वो मतलब उनको साइंस नहीं पता होता उसके पीछे का क्या है, कि बाबा हाँ क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों ऐसा चलेगा, बट फिर भी वो यूज़ कर रहे हैं। इट्स लाइक कि मिरेकल, मतलब क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, बट यस इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो अभी हम देखते हैं कि उनको जो पता नहीं है क्या हमें समझ पाता है। देखो पहले थियरम लिखता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है। तो ये पर्टिकुलर थियरम स्टेट करता है, ओके, एंगुलर मोमेंटम याद होगा आपको, इसको L से डिनोट किया था। एंगुलर मोमेंटम L ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व्ड। कंजर्व मतलब क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट ना। तो किसी भी चीज़ का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। उन महाशयों के लिए जिनको कंजर्व का मतलब नहीं पता एंड साइंस कर रहे हैं, तो बॉडी इज कंजर्व ब्रैकेट में रिमेन्स कांस्टेंट इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क acting on the body is 0। इसका मतलब समझो क्या होता है, अगर समझो एक बॉडी रोटेट हो रही है, तो ये बॉडी रोटेट होते वक्त
उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। कब तक? जब तक उस बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग नहीं हो रहा है। मतलब उसके ऊपर तुम लोग बाहर से जाके और फिर से टॉर्क नहीं लगाओगे, कोई चीज़ ऑलरेडी घूम रही हो उसके ऊपर और फोर्स नहीं लगाओगे और टॉर्क नहीं लगाओगे। लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर थियरम। ओके, सो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। हाँ, ये तो सबको पता है कि नहीं? मतलब एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लीनियर मोमेंटम, और वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी एल बाई डी टी। बट व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? तो राइट हैंड साइड में डी बाई डी टी आएगा, बट अंदर हो जाएगा आर क्रॉस पी। नाउ हैव यू हर्ड अबाउट यू वी रूल? तो विजुअलाइज करो कि ये मेरी क्वांटिटी u है, ये क्वांटिटी है v। व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू वी? सो आपके लिए लिख के रखता हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ यू वी वुड बी इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो वही चीज़ मैं अभी आगे अप्लाई करने वाला हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? मुझे मिलेगा डी एल बाई डी टी वुड बी इक्वल टू, पहले तो u एज इट इज़ दैट इज़ r क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज़ डी पी बाई डी टी प्लस v मतलब p क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज़ डी आर बाय डी टी। तो बन गया थियरम। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे, बट एक दो चीज़ें यहाँ पे नोटिस करो क्या क्या होती है। ये जो क्वांटिटी तुम लोग को दिख रही है, जो मैं बोल रहा हूँ डी पी बाई डी टी, इसको हम कैसे बोलते हैं? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोले मेरे साथ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बट न्यूटन क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स। तो मैंने क्या लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को? फोर्स। एक और चीज़, व्हाट इज दिस p? p इज मोमेंटम, राइट? कैन आई राइट इट एज मास इनटू वेलोसिटी? हाँ बिल्कुल, तो मैं लिखूंगा। सेकेंड चीज़, कैन यू सी दैट डी आर बाई डी टी? बट डी आर तो आर तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर है या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट वो तो डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इजंट इट इक्वल टू वेलोसिटी? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो मैंने अभी निकाली, वो मैं ऊपर सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। तो मेरा जो फॉर्मूला होगा डी एल बाई डी टी का, वो कुछ इस तरह से मॉडिफाई होगा, है कि नहीं? डी एल बाई डी टी वुड बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ, डी पी बाई डी टी के जगह एफ लिखा, प्लस पी के जगह लिखूँगा एम वी क्रॉस वी। बट देन आई रियलाइज अपना वेक्टर का लॉजिक, अगर दो वेक्टर इक्वल है एंड उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आता है ज़ीरो। जैसे कि एक चीज़ तुम लोग को याद होगी, व्हाट इज़ आई क्रॉस आई? इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देखो याद रखना, आई डॉट आई 1 होता है, बट आई क्रॉस आई क्या होता है? ज़ीरो होता है। सो जस्ट लाइक दैट वी क्रॉस वी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। सो वी क्रॉस वी विल बी ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरा जो फॉर्मूला है डी एल बाई डी टी का, वो और मॉडिफाई हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा डी एल बाई डी टी विच वुड बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ प्लस ज़ीरो। बट वॉट इज़ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस गाइज? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इजंट इट टॉर्क? तो मुझे और मॉडिफाई होके ये कुछ इस तरह से मिलेगा। मुझे मिलेगा इट वुड बी इक्वल टू डी एल बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क। मिल गई वो चीज़ जो मैं डिराइव करना चाहता था। देखो अभी तक मैंने कंजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि फॉर रोटेशनल मोशन टॉर्क इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला? टॉर्क इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी अपना ज़रा थियरम याद करो, क्या बोलता है थियरम? तो इफ़ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो, मतलब ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है उसको मुझे क्या कंसिडर करना है? ज़ीरो कंसिडर करना है। क्यों ना हम उसको कंसिडर करें नाउ? सो इफ़ टॉर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर मैंने टॉर्क की जगह ज़ीरो लिखा तो मेरा साइड कैसे हो जाएगा? देखो मुझे मिलेगा
डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी मैंने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिया है, बराबर। अभी मॉडिफाई करते हैं इसको फर्दर, क्या मैं ये डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर पाऊंगा? हाँ सर, फिर हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो। होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सब्र रखते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू डी टी। अभी डेरिवेटिव आया है तो बाद में क्या आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा कि नहीं? तो क्यों ना हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। हुआ। What is integration of dx? Isn't it x? है कि नहीं? तो what will be derivative of dl? Derivative of dl भी क्या होने वाला है, l होने वाला है। कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो ज़ीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर ले लूँ 5, 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। जस्ट लाइक दैट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा ज़ीरो है, बराबर ना। अगर मैं ज़ीरो का इंटीग्रेट करूँगा तो कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। उल्टा होता है ना डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो मुझे L इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे भाई यही तो तेरे को प्रूव करना था कि नहीं, कि अगर टॉर्क का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कैसे रहता है, कंजर्व रहता है, या फिर क्या रहता है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो तूने जस्ट प्रूव कर लिया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब एक बात तो पता चल गई कि फॉर रोटेशनल मोशन L हमेशा रहता है कांस्टेंट। एक और L का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले डिराइव किया था लेक्चर 1 में, दैट L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो कहना से L आई ओमेगा इज़ नथिंग बट कांस्टेंट। अभी देखो आई ओमेगा मिल गया, अभी कैसे कर सकते हैं हम लोग, आई ओमेगा कांस्टेंट है तो मैं दो लोकेशन के लिए ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, 2 पॉइंट्स के लिए। एक और चीज़, क्या मैं इसको और ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं ओमेगा को एक तरफ लिख सकता हूँ, कांस्टेंट को एक तरफ लिख सकता हूँ अपॉन I। जब हमें प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करनी होती है तो हम लोग कांस्टेंट डालते हैं, अगर कांस्टेंट रिमूव करना है तो क्या डालेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी। सो ऑब्वियसली व्हाट वी विल गेट ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। मिला। अभी जैसे मैं बोल रहा था एप्लीकेशन कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये पर्टिकुलर लॉजिक यूज़ करते हैं बैले डांसर। सुना है बैले डांसर के बारे में तुम लोगों ने, या फिर स्विमर? कैसा होता है जब बैले डांसर को फास्ट रोटेट होना होता है, ओके, जब उनको फास्ट रोटेट होना होता है तो वो अपने हाथ को क्लोज लाते हैं, बॉडी को क्लोज करते हैं। जैसे वो बॉडी को क्लोज करते हैं उनका रोटेशन फास्ट हो जाता है। सेम थिंग्स हैपन फॉर स्विमर्स। स्विमर क्या करते हैं, वो भी अपने बॉडी को जब क्लोज लाते हैं तो वो फास्ट गोल गोल घूमते हैं, बट जब वो बॉडी को अवे करते हैं या फिर अपने बॉडी को ऐसा स्ट्रेच करते हैं तो उनका रोटेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है, एक तो है बैले डांसर, एंड सेकेंड स्विमर्स। ओके, अभी कैसे देखो, मान के चलो अपने पास एक बैले डांसर है, सो दिस इज़ हर। इनिशियली उसने आर्म स्ट्रेच किए, बराबर। जब वो आर्म स्ट्रेच करती है तो उसके बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। अभी ज़्यादा कैसे, अरे विजुअलाइज करना, उसका रोटेशन का एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, ये डिस्टेंस r हुआ है कि नहीं। जब आर्म ज़्यादा दूर करेगी तो r का वैल्यू बढ़ेगा। एंड व्हाट इज़ फॉर्मूला ऑफ I, इजंट इट mr²। अगर r का वैल्यू बढ़ रहा है तो किसका वैल्यू बढ़ेगा, I का वैल्यू। तो एक चीज़ याद रख, जब बैले डांसर हाथ दूर करती है, हाथ फैलाती है, तो उसका I का वैल्यू बढ़ता है, और अगर I का वैल्यू बढ़ेगा तो किसका वैल्यू घटेगा, ओमेगा का। तो जब वो हाथ आउटस्ट्रेच करती है तो उसका स्पीड कम होता है। बट यही चीज़ अगर उल्टी कर दो तो समझो यही बैले डांसर है जिसने हाथ क्लोज कर लिए है, तो नाउ सी व्हाट हैपन्स, आर का वैल्यू क्या होने वाला है, कम होने वाला है। आर कम तो आई कम, आई कम तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। सेम चीज़ अभी स्विमर्स के लिए, स्विमर से बेटर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग डाइवर्स के लिए। सोचो जो डाइव करते हैं ना, ओलंपिक डाइवर्स, उनके लिए। एंड दिस इज़ हाउ your theory for this particular topic is over. I hope you understood everything. In our last lecture we will solve numericals.
तो बिफोर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, बिफोर यू सी दैट पर्टिकुलर लेक्चर, आई वांट यू टू गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक्स, ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ द फॉर्मूला इफ पॉसिबल। तो यहाँ से वीडियो लेक्चर में जाके तुम लोग जो जो फॉर्मूला तुम्हें इंपॉर्टेंट लगते हैं उनका लिस्ट बनाओ, ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सके। जैसे एक फॉर्मूला यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, एल कॉन्स्टेंट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये फॉर्मूला भी बहुत बार यूज़ होने वाला है। देन I इज़ इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई डी इज़ इक्वल टू आई सी बाई 2, ये जो सारी चीज़ें आई जेड इज़ इक्वल टू हाईलाइट की गई है वो तुम्हारे लिए तो की गई है। जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, रोलिंग का फॉर्मूला, जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। ओके, आई होप तुम लोग उसको अच्छे से, और ये तो पूरा टेबल का टेबल ही इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपरली लेक्चर देखना, फॉर्मूला का लिस्ट बनाना, एंड देन ओनली तुम लोग लेक्चर 3 को देखना। बाय बाय गाइस।